नमस्कार और में आपका स्वागत है। आज हम खेती की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं, एक ऐसे विषय पर जो परंपरा और कह सकते हैं विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प संगम है। बिल्कुल। और ये आज के समय में बहुत बहुत जरूरी भी हो गया है। देखिए, हम सब ने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा है। उसने भारत को अनाज की कमी से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर समाधान अपने साथ कुछ नई चुनौतियां लेकर आता है। आज दशकों बाद हम देख रहे हैं कि मिट्टी की सेहत बिल्कुल बिगड़ गई है, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। सही कहा। खेती का खर्चा इतना बढ़ गया है कि किसान कर्ज में डूब रहे हैं और पानी की कमी तो एक राष्ट्रीय समस्या बन ही चुकी है। इन्हें दूसरी पीढ़ी की समस्याएं कहा जाता है। मतलब एक समस्या को सुलझाने के लिए जो तरीके अपनाए गए, उनसे ये नई समस्याएं पैदा हो गई। बिल्कुल। अब हमें इन नई समस्याओं का समाधान चाहिए। और इसी समाधान की तलाश में एक शब्द बार बार सामने आ रहा है, प्राकृतिक खेती। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमें खेती को केमिस्ट्री लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ने की जरूरत है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राकृतिक खेती आखिर है क्या भला। क्या ये सिर्फ कोई पुराना तरीका है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? इसे समझने के लिए सबसे पहले तो ये नजरिया बदलना होगा कि खेती सिर्फ एक उत्पादन प्रक्रिया है। अच्छा। प्राकृतिक खेती इसे एक जीवन प्रक्रिया मानती है। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम प्रकृति से अलग नहीं है या उसके मालिक नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा हैं। ये रासायनिक मुक्त खेती का एक ऐसा सिस्टम है जिसकी जड़ें पूरी तरह भारतीय परंपराओं में हैं। और इसका एक ही बड़ा लक्ष्य है। क्या? किसान की बाजार पर निर्भरता को खत्म करना। मतलब बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत ना पड़े, न खाद न कीटनाशक, कुछ भी नहीं। ये भी एक बात है जो मुझे स्रोतों में पढ़कर सबसे ज्यादा चौंकाती है। बताइए। हम हमेशा सोचते हैं कि पौधों को खाद चाहिए, उन्हें मिट्टी से खिलाना पड़ता है। लेकिन इन स्रोतों का दावा है कि पौधे अपना 98% पोषण हवा, पानी और धूप से लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ 2% के लिए वे मिट्टी पर निर्भर हैं। सच में सिर्फ 2%। सिर्फ 2%। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दशकों से खेती का पूरा ध्यान ही उस छोटे से 2% पर था। हाँ, और जिसके लिए अरबों रुपए की रासायनिक खाद इस्तेमाल हो रही है। बाप रे। यही तथ्य, यही 98-2 का जो नियम है, यही प्राकृतिक खेती का आधार है। बाकी बचे 2% पोषक तत्वों के लिए हमें बाहर से कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारी मिट्टी जिंदा है, हाँ, एक स्वस्थ जिंदा मिट्टी में मौजूद करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीव, केंचुए और फंगस का जाल, वो सब मिलकर पौधों को वो 2% उपलब्ध करा देते हैं। और रासायनिक खाद इन्हीं सूक्ष्म जीवों को मार देती है और फिर हमें पौधों को सीधे खिलाने के लिए और खाद डालनी पड़ती है। ये एक दुष्चक्र है, एक विशेष साइकिल। एक मिनट, ये सब सुन के तो मुझे लग रहा है कि ये बस ऑर्गेनिक खेती ही है। बस एक नया फैंसी नाम दे दिया है। हम बस रासायनिक खाद की जगह गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? इसमें नया क्या है? नहीं, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यही सबसे बड़ा फर्क छिपा है। अच्छा। देखिए, ऑर्गेनिक खेती रसायन मुक्त होती है, ये सच है, लेकिन उसमें अक्सर बाजार से खरीदे गए ऑर्गेनिक या बायो फर्टिलाइजर जैसे वर्मी कंपोस्ट या कुछ स्वीकृत बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। मतलब किसान को फिर भी दुकान पर जाना ही पड़ता है। उसकी बाजार पर निर्भरता बनी रहती है। प्राकृतिक खेती का दर्शन इससे एक कदम आगे है। इसका लक्ष्य है शून्य बजट। यानी खेत पर जो भी संसाधन है, खासकर एक देसी गाय, उन्हीं का इस्तेमाल करके खेती को एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र, एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाना। यहाँ कुछ भी बाहर से नहीं आता। ठीक है, तो मुख्य अंतर आत्मनिर्भरता का है। ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो चलिए किसान के नजरिए से देखते हैं। अगर मुझे आज से प्राकृतिक खेती शुरू करनी हो तो मेरा पहला कदम क्या होगा, बीज बोने से भी पहले? आपका सवाल ही इसका जवाब है। शुरुआत बीज से भी पहले होती है, बीज के उपचार से। और यहीं प्राकृतिक खेती का पहला स्तंभ आता है, बीजामृत। बीजामृत यानी बीज के लिए अमृत? बिल्कुल। इसका मकसद सिर्फ बीज को बीमारियों से बचाना नहीं है, बल्कि उसे एक सेहतमंद और शक्तिशाली शुरुआत देना है। और ये बनता कैसे है? क्या इसके लिए भी कुछ खास खरीदना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। इसकी सामग्री हर किसान के पास होती है। देसी गाय का थोड़ा सा गोबर, गोमूत्र, पानी,
एक चुटकी चूना और सबसे जरूरी उसी खेत की एक मुट्ठी मिट्टी। इन सबको मिला के एक घोल बनाया जाता है और बीजों को बोने से पहले उसमें डुबोया जाता है। तो ये एक तरह का टीका हो गया बीज के लिए। क्या बात है, एकदम सही पकड़ा। यह बीज पर एक माइक्रोबियल कोटिंग बना देता है जो उसे मिट्टी में मौजूद हानिकारक फंगस से बचाता है और अंकुरन में मतलब जर्मिनेशन में मदद करता है। ठीक है, तो बीज को हमने एक सुरक्षा कवच पहना दिया और उसे जमीन में बो दिया। लेकिन अब मिट्टी का क्या? हमने उसमें यूरिया या डीएपी तो डाला नहीं, तो पौधे को पोषण कहाँ से मिलेगा? क्या हम उसे भूखा नहीं छोड़ रहे? यही दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ काम आता है, जीवामृत, यानी जीवन का अमृत। जीवामृत। और ध्यान दीजिए, ये पारंपरिक खाद नहीं है जो सीधे पौधे को पोषण देती है। तो फिर ये क्या है? यह मिट्टी के लिए भोजन है। इसका काम है मिट्टी में मौजूद करोड़ों सूक्ष्म जीवों की आबादी को तेजी से बढ़ाना, उन्हें सक्रिय करना। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रोबायोटिक ड्रिंक कह सकते हैं मिट्टी के लिए। यस। अरे वाह, ये एकदम सही उपमा है। जैसे हम अपने पेट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए प्रोबायोटिक लेते हैं, वैसे ही जीवामृत मिट्टी के लिए है। और इसे बनाना मुश्किल तो नहीं है? बेहद आसान। एक 200 लीटर के ड्रम में पानी, 10 किलो देसी गाय का गोबर, 5-10 लीटर गोमूत्र, 1-2 किलो गुड़, 1-2 किलो बेसन और थोड़ी सी मिट्टी। बस? हाँ, इसे 48 से 72 घंटे तक फर्मेंट होने दिया जाता है। इसमें हर चीज का कोई खास कारण होगा, जैसे गुड़ और बेसन क्यों? बिल्कुल, हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण है। गोबर और गोमूत्र में करोड़ों फायदेमंद सूक्ष्म जीव होते हैं। गुड़ उन सूक्ष्म जीवों के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत है, जैसे हमारे लिए चीनी। बिल्कुल, ताकि वे तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकें। और बेसन उन्हें बढ़ने के लिए जरूरी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देता है। मतलब ये सिर्फ एक मिश्रण नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की रेसिपी है। सही कहा। जब ये तैयार हो जाता है तो इसे सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर खेत में छोड़ दिया जाता है। ये मिट्टी में केंचुओं और दूसरे जीवों को वापस बुलाता है जो मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, तो हमने बीज का इलाज कर लिया, मिट्टी में जीवन डालने के लिए प्रोबायोटिक ड्रिंक भी दे दिया। लेकिन जमीन तो अभी भी खुली है, सीधी धूप और हवा के सामने। इससे तो सारी नमी उड़ जाएगी और मिट्टी सख्त हो जाएगी। इसका भी कोई उपाय है क्या? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। प्रकृति कभी भी अपनी जमीन को नंगा नहीं छोड़ती। सही बात है। वो उसे घास फूस से ढक देती है। यही प्राकृतिक खेती का तीसरा स्तंभ है, आच्छादन, जिसे हम मल्चिंग भी कहते हैं। मल्चिंग मतलब मिट्टी को ढकना? हाँ, मिट्टी की सतह को फसल के अवशेषों, पुआल, सूखी पत्तियों या किसी भी जैविक चीज से साल के 365 दिन ढक कर रखना। ये धरती के लिए एक सुरक्षा कवच या त्वचा की तरह है। और इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं। एक तो पानी का वाष्पीकरण रुकेगा, यानी सिंचाई की जरूरत कम होगी। बिल्कुल। दूसरा, खरपतवार नहीं उगेंगे क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिलेगी। ये 2 बड़े फायदे हैं, लेकिन एक तीसरा और भी गहरा फायदा है। वो क्या? यह मल्च की परत धीरे धीरे गलकर ह्यूमस में बदल जाती है, जो मिट्टी का सबसे जरूरी जैविक पदार्थ है। ये केंचुओं का भोजन है। और मल्चिंग का एक और बड़ा फायदा ये है कि यह आपको गहरी जुताई से बचाता है, जो कि एक और अहम सिद्धांत है, न्यूनतम जुताई। अच्छा। जब मिट्टी ढकी रहती है तो उसकी संरचना अपने आप अच्छी हो जाती है। केंचुए उसे पोली कर देते हैं और आपको उसे ट्रैक्टर से बार बार पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। गहरी जुताई मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों के घर को तबाह करने जैसी है। ये तो बहुत कमाल की बात है। कम मेहनत, कम पानी और मिट्टी भी बेहतर। लेकिन मैंने सुना है कि ज्यादा सिंचाई भी फसलों के लिए खराब होती है। ये सिस्टम उस संतुलन को कैसे बनाता है? ये सीधे तौर पर चौथे स्तंभ से जुड़ा है, जिसे कहते हैं वाफसा। वाफसा, ये कैसा नाम है? ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है मिट्टी में हवा और जलवाष्प का मिश्रण। प्राकृतिक खेती का मानना है कि पौधों की जड़ों को पानी से ज्यादा हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। अच्छा। जब हम खेत में पानी भर देते हैं तो मिट्टी के कणों के बीच से हवा बाहर निकल जाती है और जड़ें डूबने लगती हैं और सड़ जाती हैं। बिल्कुल, जिससे वे सड़ सकती हैं। तो वाफसा को सुनिश्चित कैसे किया जाता है? मल्चिंग और जीवामृत के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी की संरचना स्पंज जैसी हो जाती है, भुरभुरी। इसमें पानी रुकता नहीं, बल्कि नमी बनी रहती है। मिट्टी के कणों के बीच 50% जगह हवा और 50% जगह पानी या नमी के लिए होती है। यही आदर्श स्थिति वाफसा है। अच्छा।
इसमें पौधों की जड़ें गहराई तक जाती हैं और स्वस्थ रहती हैं। किसान को सिर्फ ये सुनिश्चित करना होता है कि मिट्टी में नमी बनी रहे, उसे पानी से भरना नहीं होता। ये तो पूरा एक आत्मनिर्भर चक्र लग रहा है। बीज, मिट्टी, पानी, हवा सब एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन एक बड़ा दुश्मन अभी भी बाकी है, कीट। जब फसल इतनी प्राकृतिक और स्वस्थ होगी तो कीटों के लिए तो ये दावत होगी। अगर हम रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनसे कैसे निपटेंगे? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, क्योंकि ये सुनने में आदर्शवादी लगता है। लेकिन क्या सिर्फ नीम के घोल से उन कीटों का सामना किया जा सकता है जो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं? यहाँ भी नजरिया युद्ध का नहीं, संतुलन का है। संतुलन का? हाँ, प्राकृतिक खेती का लक्ष्य कीटों को खत्म करना नहीं है, क्योंकि हर कीट पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। लक्ष्य एक ऐसा संतुलन बनाना है कि कोई भी कीट इतना ज्यादा न बढ़ जाए कि वह फसल को आर्थिक नुकसान पहुंचाए। पर यह संतुलन बनेगा कैसे? इसके दो तरीके हैं। पहला, फसल विविधता। जब आप एक ही फसल, जैसे सिर्फ गेहूं, बड़े इलाके में उगाते हैं तो आप कीटों को एक खुला निमंत्रण दे रहे होते हैं। एक तरह से बुफे लगा दिया उनके लिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब आप एक साथ 8-12 तरह की फसलें मिला जुलाकर उगाते हैं तो एक प्राकृतिक विविधता बन जाती है। कुछ पौधे कीटों को दूर भगाते हैं, कुछ मित्र कीटों को आकर्षित करते हैं जो हानिकारक कीटों को खाते हैं। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है बचाव के लिए प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल। लेकिन ये जहर नहीं होते, बल्कि रिपेलेंट यानी विकर्षक होते हैं, जिन्हें किसान खुद बनाता होगा। बिल्कुल, खुद बनाता है। जैसे नीम अस्त्र, जो नीम की पत्तियों और गोमूत्र से बनता है। अग्नि अस्त्र, जो मिर्च, लहसुन, तंबाकू जैसी तीखी चीजों से बनता है। अग्नि अस्त्र नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, और एक बहुत शक्तिशाली घोल है दशपर्णी अर्क, जिसमें 10 तरह की कड़वी और औषधीय पत्तियां इस्तेमाल होती हैं जिन्हें जानवर नहीं खाते। ये घोल कीटों को फसल से दूर रखते हैं, उन्हें मारते नहीं। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में किसान, पर्यावरण और हम जैसे उपभोक्ताओं के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इसके फायदे वाकई जमीन पर दिखते हैं? इसके फायदे कई स्तरों पर है और बहुत ठोस है। सबसे पहले किसान के लिए। हाँ, सबसे जरूरी। स्रोतों के अनुसार खेती का खर्चा 60 से 70% तक कम हो सकता है। 60 से 70%? सोचिए, सबसे बड़े खर्चे यूरिया, डीएपी, पोटाश और कीटनाशक सीधे शून्य हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बचत है। आंध्र प्रदेश के एक किसान का उदाहरण है जो कर्ज में डूबा हुआ था। उसने प्राकृतिक खेती अपनाई और 3 साल के अंदर न सिर्फ उसका कर्ज खत्म हो गया, बल्कि उसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ हो गई कि केचुए वापस आ गए जिन्हें उसने सालों से नहीं देखा था। लेकिन क्या शुरुआत में पैदावार कम होने का खतरा नहीं होता है? किसान ये जोखिम क्यों लेगा? ये एक वाजिब चिंता है। कुछ मामलों में पहले 1-2 साल में पैदावार थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि मिट्टी को कह सकते हैं रासायनिक लत से उबरने में समय लगता है। डिटॉक्स पीरियड जैसा? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी की जैविक शक्ति लौटती है, पैदावार स्थिर होती है और कई बार रासायनिक खेती से ज्यादा भी हो जाती है, वो भी लगभग शून्य लागत पर। और पर्यावरण के लिए इसके क्या फायदे हैं? पर्यावरण के लिए यह एक वरदान है। मिट्टी फिर से जिंदा हो जाती है, जिससे उसका क्षरण रुकता है। पानी की खपत 50% से 70% तक कम हो जाती है। 50 से 70%? हाँ, जिससे भूजल स्तर सुधरता है। खेत में जैव विविधता लौटती है। केंचुए, तितलियां, मधुमक्खियां, पक्षी वापस आने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो जलवायु परिवर्तन के दौर में बहुत जरूरी है, वो क्या? एक स्वस्थ जैविक कार्बन से भरपूर मिट्टी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जमीन में जमा करती है। ये ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। और अंत में हम जैसे उपभोक्ता जो बाजार से खाना खरीदते हैं, हमारे लिए क्या फायदा है? हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है जहर मुक्त और ज्यादा पौष्टिक भोजन। ज्यादा पौष्टिक? वो कैसे? जब मिट्टी स्वस्थ होती है और सूक्ष्म जीवों से भरपूर होती है तो पौधे जमीन से ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सोख पाते हैं, जिसका सीधा फायदा खाने वाले को मिलता है। अच्छा। एक स्रोत में तो ये भी दावा किया गया है कि प्राकृतिक खेती से उगाए गए उत्पादों में पोषक तत्व 300% तक ज्यादा हो सकते हैं। 300%? इसका मतलब है बेहतर स्वाद, बेहतर सेहत और बीमारियों से लड़ने की ज्यादा ताकत।
तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं, प्राकृतिक खेती असल में सिर्फ खेती करने का तरीका नहीं बदल रही, ये खेती को देखने का नजरिया ही बदल रही है। ये खेती को रसायन विज्ञान से जीव विज्ञान की ओर ले जा रही है। बिल्कुल। और प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करने का रास्ता दिखा रही है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये प्रकृति के नियमों को समझकर, उनके साथ तालमेल बिठाकर खेती करने का विज्ञान और कला दोनों है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमारे स्रोत बताते हैं कि प्राकृतिक खेती मिट्टी को, जो कि लगभग मर चुकी है, फिर से जीवित कर सकती है। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है, लेकिन ये एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर हम अपना भोजन उगाने के तरीके को प्रकृति के साथ और ज्यादा सामंजस्य में ले आते हैं, तो क्या इसका असर सिर्फ हमारी थाली तक सीमित रहेगा? गहरा सवाल है। या फिर भोजन और पर्यावरण के साथ हमारे अपने रिश्ते में भी कोई गहरा बदलाव आ सकता है? क्या अपनी मिट्टी को पुनर्जीवित करना हमारे गांव और समुदायों को भी पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विचार है। हम अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वे टिप्पणियों में अपने विचार या सवाल साझा करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि उन्हें आज की इस बातचीत में कौन सी बात सबसे अलग या चौंकाने वाली लगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।